तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ थर्मल फिजिक्स यूनिट। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है और टेम्परेचर होता क्या है। सही है। द फर्स्ट टॉपिक इज हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट और टेम्परेचर में ना, कि हीट और टेम्परेचर में एक ही बात बोल रहे होते हैं। तो हीट, तो पहली बात, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये फर्क है इनमें। तो हम पढ़ते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, heat is a form of energy which flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. ये बेसिकली कहलाता है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू द लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। जैसे कि जो चीज गर्म होगी ना, वो अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करेगी ठंडी चीज पे हीट ट्रांसफर करके। ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, क्या एग्जांपल हो सकती है। आप एक नॉर्मल वाटर का कप है, उसके अंदर एक गरम गरम कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, एक बॉल को गरम करो और उसमें डाल दो, तो बॉल थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी और उतने ही टेम्परेचर से पानी गर्म हो जाएगा। जितने जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगी ना बॉल, उतनी एनर्जी पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सही है। दूसरी बात, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी किस हद तक कोई चीज ठंडी है, किस हद तक कोई चीज गर्म है। ठीक है। अब एक चीज में हीट एनर्जी है, हर चीज में होती है, एक में ज्यादा होगी तो वो गर्म कहलाएगी, इसमें कम होगी ठंडी कहलाएगी। तो इट इज अ कंपैरेटिव वैल्यू। ठीक है। मैं किसको ठंडा बोलूं किसको गर्म बोलूं, डिपेंड करता है कि हीट एनर्जी कंटेंट किससे कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह सर्दी है और 0 डिग्री है, एक जगह -20 है, तो -20 ज्यादा ठंडा है ना, 0 डिग्री वाला उसके मुकाबले में थोड़ा गर्म है। ठीक है। तो ये कंपैरेटिव रिलेशनशिप है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, अब हम थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं कि थर्मोमीटर बनाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं। For thermometer construction, we need to find two points, two fixed points in a thermometer. First one is the lower fixed point, जिसको ice point कहते हैं. Second one is the upper fixed point, जिसको steam point कहते हैं. अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं वो थर्मोमीटर जिसके अंदर हम वाटर को एज ए लिक्विड यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो वाटर का आइस पॉइंट 0 डिग्री पे होता है और वाटर का स्टीम पॉइंट जो 100 डिग्री पे होता है। तो हम आइस पॉइंट कैसे निकालेंगे, इट इज द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस का वर्ड बड़ा जरूरी है, मिक्सचर ऑफ आइस नहीं, प्योर आइस होगी तो उसका जीरो नहीं आएगा। Pure ice melts at constant atmospheric pressure. It is assigned a value of 0 degree centigrade. इसी तरह upper fixed point और steam point क्या होता है? It is the temperature at which pure water boils at a constant atmospheric pressure. It is assigned a value of 100 degree centigrade. ये pure water है यहाँ पे। तो मतलब क्या कि impurity ऐड होगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर या नीचे हो जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट्स। अब ये फिक्स पॉइंट निकालते कैसे, इसको निकालने अभी आप क्या, अभी आप थर्मोमीटर यूजर नहीं हो, अभी आप थर्मोमीटर कंस्ट्रक्टर हो। अभी आप कंपनी है जो थर्मोमीटर बना रही है, तो आपको तो पहले से ही पॉइंट्स पता होने चाहिए ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट्स में आइस पॉइंट कैसे निकालते हैं, इमर्ज द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के आगे की जो जगह होती है जहाँ पे सारा मरकरी होता है उसको बल्ब कहते हैं। वो मेटल का पार्ट, सॉरी ग्लास का पार्ट होता है, उसको बल्ब कहते हैं। बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इनटू आइस क्यूब्स। देखो फनल में आइस क्यूब्स रखी हुई है कि थर्मोमीटर आपने इमर्ज कर दिया, थोड़ी देर बाद थर्मोमीटर के बल्ब पे वही टेम्परेचर जाएगा जो आइस का टेम्परेचर है। ठीक है। सो द मर्करी लेवल ऑफ थर्मोमीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स स्टेडी एट अ फिक्स पॉइंट। यहाँ मर्करी क्यों यूज की है, क्योंकि मर्करी इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड। ठीक है। अब और एक और बात कि अगर हम वाटर रखते तो ये जम जाता ट्यूब के अंदर, तो हमें वाटर का मतलब हमें 0 डिग्री निकालना है क्योंकि हमें रेफरल पॉइंट 0 बनाना है ना, ताकि जो चीज बढ़े वो फिर उसी के डिफरेंस से बढ़े। जो आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक टेम्परेचर आंसर है 20 डिग्री, तो 0 में से माइनस होके आएगा ना, तो 0 में से माइनस आएगा तो एज इट इज 20 आ जाएगा। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट ही 5 होगा तो हर बार आंसर में से 5 माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट 0 बनाते हैं और आखिरी पॉइंट 100 बनाते हैं। फिर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके स्केल, सेकंड स्केल भी लगाया जाता है। जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो बुखार मेजर करता है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है। तो 100 का बुखार जो है ना, वो 35 के करीब आपका जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बॉयल हो जाओगे, वो तो उस पर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो 37 38 यूं करके होता है कुछ। अच्छा भाई, आपने क्या किया, मरकरी देखा, मरकरी राइज करना शुरू कर दिया। ठीक है। मरकरी लेवल पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आइस का टेम्परेचर मरकरी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो मरकरी लेवल पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आप मार्किंग करते हैं ना, इट इज 0 पॉइंट। आपको बेसिकली लिखते हैं कि मरकरी की हाइट वेरिएशन के साथ टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखना है ना, कि क्योंकि जो ट्यूब लोग है जिसके अंदर मरकरी होता है उसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। उसके अंदर मरकरी राइज करता है, फॉल करता है। उस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का
की हाइट देखनी है आपको, किस हाइट पे आके 0 डिग्री बनता है, किस हाइट पे आके 100 बनता है, ताकि आप बीच की हाइट निकाल सको कभी भी अननोन टेम्परेचर निकालना हो। और आप क्या करोगे, 0 मार्क करोगे, 100 मार्क करोगे, इनको डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब पूरी वैल्यू पे डिवाइड कर दोगे ना, फिर आप 1 2 3 4 सबको कैलिब्रेट कर लोगे उसके अंदर। जब आपको 0 पॉइंट मिल जाएगा, 100 पॉइंट मिल जाएगा, आपको पता है कि भाई 0 से 100 फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, तो आप 10 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपको 1 डिग्री का वो मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 से 100 तक आपने देखा मरकरी कितना राइज करता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर राइज करता है, तो 10 सेंटीमीटर को जब मैं डिवाइड करूंगा 100 से, तो 0.001 सेंटीमीटर का 1 डिग्री बनता है। तो मैं 0 डिग्री पे मार्क करूंगा, 1 डिग्री 0.01 सेंटीमीटर के आगे 1 डिग्री मार्क करूंगा, 0.02 पे 2 डिग्री मार्क करूंगा, 0.03 पे 3 डिग्री मार्क करूंगा, करते करते 100 पे पहुंचता हूं तो 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी, जब भी मेजर करना होगा मैं मेजर कर लूंगा। ये तरीका होता है। अच्छा, the mercury level of the thermometer keeps on decreasing and after some time it becomes steady at a fixed point, जो भी मैंने बताया, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। This point is marked as 0 degree and is called as ice point. ice point हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर हम इसके अंदर वाटर यूज करते हैं। मैंने कहा वाटर नहीं यूज करोगे, तो वाटर यूज करोगे तो जम जाएगा ना, फायदा क्या, ठीक है, और नजर भी नहीं आता वो। तो मरकरी यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये कलर्ड लिक्विड है, तो आप इसकी पोजिशन को भी मेजर कर सकोगे, सही है, और बहुत हाईली सेंसिटिव है, टेम्परेचर को जल्दी सेंस करके राइज करता है, वाटर को टाइम लगेगा, ठीक है। स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट में क्या होता है, स्टीम पॉइंट वही वाला काम करते हैं, 100 पे पहुंचाते हैं। इमर्ज द थर्मामीटर बल्ब इनटू अ स्टीम अबव द बॉइलिंग वाटर, वाटर के अंदर ही डालते, एक ऐसे आपने जवार में इसको बंद कर दिया है, इसके अंदर से आपने वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर रिलीज भी किया है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर रिलीज करने के लिए ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है, नीचे पानी बॉईल हो रहा है, उसके ऊपर स्टीम आ रही है, तो थोड़ा सा ऊपर आपने थर्मामीटर रख दिया है कॉक लगा के, ताकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर इम्पैक्ट ना करे, सही है। एक मैनोमीटर लगा दिया, ताकि मैनोमीटर आप हर वक्त प्रेशर बताता रहे, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है, वो कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने देखा स्टीम आ रही है, स्टीम थर्मामीटर को इफेक्ट करेगी, तो देर बाद थर्मामीटर राइज में मर्करी राइज करेगा, एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, रुक जाएगा तो हम समझ जाएंगे 100 डिग्री पे आ गया, 100 डिग्री का मार्किंग कर लेंगे, फिर सबको डिवाइड कर देंगे, टोटल हाइट को डिवाइड कर देंगे, 0 से 100 तक की जो हाइट होगी मरकरी की, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपको 1 डिग्री की हाइट मिल जाएगी, सही है। तो immerse the thermometer bulb into steam above the boiling water. The mercury level of the thermometer keeps on increasing and after some time it becomes steady at a fixed point. This point is marked as 100 degree centigrade and called as a steam point. सही है, steam point में निकाल लिया। अब हम बात करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के, बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर हमारे पास होते हैं, तो कौन सा थर्मोमीटर किस प्रॉपर्टी के तहत टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड डाला उसका वॉल्यूम, यानी कि जो अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, इसमें मरकरी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम नहीं, हाइट चेंज होती है, तो वॉल्यूम पूरा चेंज हो जाता है, तो एरिया तो कांस्टेंट है, हाइट चेंज से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो हम इसकी जगह हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है। टाइप ऑफ थर्मोमीटर, ग्लास एंड लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। ग्लास का थर्मोमीटर है, उसके अंदर लिक्विड राइज करेंगे। दूसरा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक और सेंस में है कि आपके कोर्स का पार्ट भी है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम कहते हैं ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। ईएमएफ अभी आपको नहीं पता, आप जो चैप्टर पे जाएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी के, वहां बताऊंगा क्या होता है, अभी आपको सिंपली समझो ये वोल्टेज है, पढ़ा हुआ है ना, तो एक वोल्टेज को कहते हैं, बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना उसको ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ थर्मोमीटर कहलाता है थर्मोकपल थर्मोमीटर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितना टेम्परेचर चेंज होगा ना उतना वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। तो वोल्टेज वेरिएशन से आप मेजर करोगे कि टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है। इसमें हाइट ऑफ लिक्विड नहीं होगा, इसमें लिक्विड होता ही नहीं है, इसमें एक दो वायर लगाते हैं और वो वायर जो है एक हॉट और कोल्ड जंक्शन में रखते हैं, तो आउटपुट पे जो है उसका वोल्ट मीटर पे आपको वोल्टेज वेरिएशन मिलती है। थर्ड है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बेसिकली ये होता है कि रेजिस्टेंस चेंज होने से थर्मोमीटर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो वेरी करवाता है, जिसको बेसिकली अगर हम कहें तो इसको हम थर्मिस्टर थर्मोमीटर कहते हैं। थर्म डिपेंडेंट, हीट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, जैसे अगर हमने देखा हो कि, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, थर्मोस्टैट्स होते हैं, थर्मोस्टैट्स होते हैं ना, गाड़ी का एसी हो गया, उसका घर के एसी का, थर्मोस्टैट्स क्या करते हैं, हीट को सेंस करते हैं और रेजिस्टेंस कम ज्यादा कराते हैं। रेजिस्टेंस कम ज्यादा होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी अकॉर्डिंगली, तो उसको हम थर्मिस्टर कहते हैं, वो भी हम आखिरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर प्रेशर ऑफ गैस थर्मोमीटर, ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कहलाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हो कि भाई कितना प्रेशर चेंज होगा गैस का, ठीक है, उस हिसाब से टेम्परेचर वेरी, यानी जितना टेम्परेचर वेरी करेगा उतना प्रेशर ऑफ गैस चेंज होगा।
तो आप रिलेशनशिप बना लोगे, अच्छा ठीक है 1 डिग्री राइज पे इतना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो जितना प्रेशर चेंज होगा उतना डिग्री राइज हो गई। ठीक है, ये नॉर्मली पावर प्लांट्स पे होता है, यहाँ पे जनरेटर्स वगैरह का आप प्रेशर और टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। ये आपको ज्यादा पढ़ना नहीं, इसका नाम है। अब आता है कैलिब्रेशन ऑन अ टेम्परेचर स्केल। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन का मतलब होता है आप वैल्यूज को मार्क करें। ठीक है, जो भी बात कर रहा था ना कि 0 से 100 तक के बिटवीन आप डिवाइड बाय 100 कर देंगे टोटल लेंथ को, तो आपको पर डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो मार्किंग करने को कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, the marking of division of temperature on a thermometer scale is called calibration. The steps involved for constructing a temperature scale are choose a thermometric substance. सबसे पहले तो आप substance लो जिसके तहत आप वेरिएशन चाह रहे हो, ये वो लिक्विड है, वो वोल्टेज मीटर है, वोल्ट मीटर है, क्या है। ठीक है, उसके बाद आप कहते हो कि भाई डिटरमाइन टू फिक्स पॉइंट, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, जो भी हमने सीखा है आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट बना लो। डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट इनटू 100 इक्वल डिविजन, जो भी मैंने बात की थी। ठीक है, कि 0 से 100 तक जितनी लेंथ है उसको 100 से डिवाइड कर लो, तो 1 डिग्री का आपको डिवीजन का डिस्टेंस मिल जाएगा। ईच डिवीजन मार्क्ड एज 1 डिग्री। टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑन एन अनकैलिब्रेटेड थर्मोमीटर। अब एक थर्मोमीटर को दिया हुआ है, उसमें कोई कैलिब्रेशन नहीं है, कोई डिग्रीज मार्क नहीं हुई, तो आपको कहा है भाई फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, पहले आइस पॉइंट निकालोगे, थर्मोमीटर को आइस में डालोगे, उसका डिस्टेंस मार्क कर लोगे फिगर 1 में, फिर फिगर 2 में आप स्टीम में रखोगे, उसका डिस्टेंस मार्क कर लोगे, फिर एल थीटा, लास्ट फिगर में देखो एल थीटा है, यानी अननोन टेम्परेचर है। आपको लेंथ तो पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट निकाली, अब आपने किसी बंदे के मुंह में रख दिया उसका बुखार चेक करने के लिए, तो थर्मोमीटर 0 और 100 के बिटवीन कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपको जानना है कि भाई ये लाई तो कर रहा है, ये टेम्परेचर कितना है सर, तो वो डिस्टेंस के साथ। हाँ, तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। थीटा क्या है? अननोन टेम्परेचर है, और लेंथ क्या है? उन टेम्परेचर्स पे कवर्ड मरकरी की लेंथ। तो यहाँ पर टेम्परेचर फॉर्मूला क्या है? एल थीटा माइनस एल जीरो अपॉन एल 100 माइनस एल जीरो इंटू 100। एल थीटा क्या है? अननोन टेम्परेचर पे लेंथ, लेंथ तो नोन है। एल जीरो क्या है? आइस पॉइंट पे लेंथ। एल 100 क्या है? स्टीम पॉइंट पे लेंथ। फिर एल जीरो क्या है? आइस पॉइंट पे लेंथ। तो आपने क्या किया, पहले एल थीटा माइनस एल जीरो किया, यानी कि जो अननोन टेम्परेचर की लेंथ उसमें एल जीरो माइनस कर दिया। ठीक है, तो वो लेंथ मिल गई जो 0 के बाद से अननोन टेम्परेचर तक की है। इसको डिवाइड करवा दिया किससे? एल 100 माइनस एल जीरो, यानी टोटल लेंथ में से एल जीरो निकाल दिया। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो इनका प्रोपोर्शन मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, टोटल डिविजन 100 की है। अच्छा, यहाँ पर ये फॉर्मूला तब है जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है और एंड पॉइंट जो है वो 100 पे है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ गया कि भाई स्टार्ट टेम्परेचर 20 डिग्री से हो रहा है, तो आपका जो एल जीरो है ना वो 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एल थीटा जो जहां तक एंड हो रहा होगा, सही है। तो इस फॉर्मूले से आप अननोन टेम्परेचर निकाल सकते हो। इसकी कोई एग्जांपल अगर मैं दूं, तो फॉर एग्जांपल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई आपके पास एल जीरो जो है वो है 2 सेंटीमीटर, आपके पास एल 100 जो है वो है 50 सेंटीमीटर, आपके पास जो है वो एल थीटा जो है वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थीटा निकालना है मुझे, मैं कहूंगा कि भाई एल थीटा माइनस एल जीरो और एल 100 माइनस एल जीरो इंटू 100। तो क्या हो गया, एल थीटा हो गया मेरे पास 36 माइनस 2 अपॉन एल 100 में होगी 50 माइनस 2 इंटू 100। निकालो कितना बनता है भाई, 34 अपॉन 48 इंटू 100। 70.83 ये आपका नॉन टेम्परेचर हो गया भाई। तो आपको पता था कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 50 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो देखने वाले को भी अंदाजा होगा कि 36 सेंटीमीटर का मतलब 100 से करीब तरीन है, तो ऑलमोस्ट कोई 70-80 टाइम्स है, तो 78.83 पे 71 डिग्री समझो। ठीक है, क्लियर है? करते हैं। अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ लिक्विड एंड थर्मामीटर। ठीक है, कि किस तरह के हमें लिक्विड यूज करने चाहिए थर्मामीटर में, किन लिक्विड को यूज करने से क्या फायदे क्या नुकसान। अब पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मरकरी। मरकरी यूज करने के क्या फायदे हैं भाई? इट इज अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरमेंट इसकी -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है, जो कि नॉर्मली हमारी रेंज इतनी बड़ी है कि हम नॉर्मल यूज में ले सकते हैं इसको। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करता है, इसलिए हमारे आसानी जल्दी वेरिएशन देगा। इट डज नॉट stick to the wall of the tubes of thermometer,
बात पता है, मरकरी देखिए, देखने में लिक्विड होता है लेकिन लिक्विड कितना स्टिक नहीं हो जाता, फौरन से फॉल कर जाता है, एक एक ड्रॉप इसका नीचे गिर जाता है, ठीक है। इट डज नॉट स्टिक और इट इज अ शाइनी सिल्वर शाइनी लिक्विड इजीली विजिबल, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि नजर आता है, बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है। देन इट डज नॉट एवापोरेट, सही है, आसानी से एवापोरेट नहीं होता, तो इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट मेजर टेंपरेचर बिलो -39 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एक्सट्रीमली कोल्डर रीजंस। अगर मैं -39 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाऊंगा उधर फिर हमारे लिए लिमिटेड हो जाता है ये, ठीक है। इट इज पॉइजनस, सबसे बड़ा खतरनाक बात ये है कि पॉइजनस है, इसको यूज करते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूज कर रहा है उसको हैंडलिंग आती है उसकी, ठीक है। अक्सर बच्चों वगैरह के हाथ में देते हैं लोग, बच्चे खा लेते हैं, उससे डेथ हो जाती है। इट इज एक्सपेंसिव, महंगा है एज कम्पेयर्ड विद अदर लिक्विड्स, अच्छा खासा महंगा है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन है डिसएडवांटेज, इट्स एक्सपेंसिबिलिटी इज लो। एक्सपेंसिबिलिटी इज लो का क्या मतलब, एक्सपेंसिबिलिटी लो का मतलब कि ये एक्सपेंशन थोड़ी देर से करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत फौरन से एक्सपेंड नहीं कर जाएगा, जैसे पानी को गर्म करोगे फौरन फैल जाएगा ना, थोड़ा सा डेंस होता है ये, थोड़ा टाइम जरूर लेगा लेकिन आंसर एक्यूरेट देगा। एडवांटेज है अल्कोहल, अगर अल्कोहल को लिक्विड यूज करते हैं तो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -115 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट कैन मेजर एनी टेंपरेचर ऑफ अ कोल्डर रीजन, यानी कि नेगेटिव साइड पे इसका टेंपरेचर स्केल बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकता है आपको, -115 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इट इज चीप एज वेल एज सेफ लिक्विड, चीप है, सस्ता है मरकरी से, और सेफ भी, ऐसे मरते नहीं है पीने से, ठीक है। इट्स एक्सपेंसिविटी इज हाई, फौरन से एक्सपेंड कर जाता है जैसे ही हीट मिलती है। डिसएडवांटेज भी है इसके, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज जस्ट 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नेगेटिव साइड पे आपको टेम्परेचर में वैल्यू अच्छी दे रहा है तो पॉजिटिव साइड पे कम दे रहा है 78, तो ये ज्यादातर वहां के लिए यूज हो जहां पर आपको कोल्डर रीजन के टेम्परेचर चाहिए, उसमें भी -39 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के, तो यानी कि मेजॉरिटी केसेस में आप मरकरी ही यूज करोगे। 70% can measure higher temperatures. It sticks to the wall of the tube. वॉल पे स्टिक हो जाता है, तो क्या होता है कि एफिशिएंसी लो होगी, जब कंटेंट ऑफ मरकरी कम हो जाए, वो क्या कहते हैं अल्कोहल कम हो जाएगा, तो अगली बार देर लगाएगा टेम्परेचर निकालने में। इट इज कलरलेस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कलरलेस लिक्विड है, नॉट इजीली विजिबल, इसके आपको इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। इट कैन एवापोरेट रूम टेंपरेचर, हाईली वोलेटाइल लिक्विड है, रूम टेंपरेचर पे एवापोरेट हो जाता है, ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब आती है बेसिक टेक्नोलॉजीज, कुछ टेम्परेचर, जब आप थर्मामीटर को देखते हैं ना तो 4 तरह की बेसिक जो है इसकी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जिसको आप देखते हो और डिसाइड करते हो कि आपका टेम्परेचर, वो क्या कहते हैं, थर्मामीटर कैसा है। सबसे पहला है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंक्रीज इन मर्करी लेंथ ऑफ थर्मामीटर पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, का मतलब ये कि 1 डिग्री राइज करते वक्त लेंथ में कितना फर्क आता है। जिस टेम्परेचर में लिक्विड 1 डिग्री पे ज्यादा राइज करेगा, ज्यादा लेंथ कवर करेगा, तो वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ ना। जैसे अल्कोहल मरकरी के मुकाबले ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो लेंथ ज्यादा वेरी करेगा पर डिग्री में ज्यादा सेंसिटिव होगा। डिपेंड करता है मेरा यूज कहाँ है, तो मैं सेंसिटिविटी को समझ रहा हूँ अभी, कभी भी ये नहीं कहूंगा सेंसिटिविटी अच्छी है या दूसरी चीज अच्छी है, ये इसकी डेफिनेशन है, हमारा जहाँ यूजेज होगा हम उसको यूज करेंगे। तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा, इसका यूनिट क्या है, वो मिलीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में वैसे राइज होता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर कैन बी इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ नैरो बोर, जो कैपिलरी ट्यूब बीच में हम रखते हैं उसको और पतला कर दें, तो नैरो बोर जाएगा तो अपने आप ही लेंथ बढ़ जाएगी ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एरिया कम करने से लेंथ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, सही है। बाय यूजिंग अ लार्ज ग्लास बल्ब और इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ मर्करी, या तो आप ग्लास का बल्ब बढ़ा दो, उससे क्या होगा, हीट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी, ज्यादा कंटेंट ऑफ हीट आएगी, तो ज्यादा जल्दी राइज करेगा, ज्यादा लेंथ में राइज करेगा। या तो मरकरी का कंटेंट बढ़ा दो, जब मरकरी खुद ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा लेंथ कवर करेगी, ठीक है। बाय यूजिंग अ लिक्विड ऑफ हाई एक्सपेंसिटिविटी, या तो ऐसा आप लिक्विड यूज करो कि जो फौरन से एक्सपेंड करे, तो क्या होगा, लेंथ ज्यादा, मेन चीज है लेंथ कवर कराना है ना, तो लेंथ किसी वजह से कवर हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी काम है, तो पेपर में अक्सर 2 पूछे जाते हैं, आप ये तीनों याद कर लो। रेंज कहता है कि मैं मिनिमम मैक्सिमम टेंपरेचर कितना कवर कर सकता है थर्मामीटर, उसको रेंज कहते हैं। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंपरेचर तो थर्मामीटर कैन मेजर डिटरमाइन इट्स रेंज। द रेंज वेरीज विद द टाइप ऑफ थर्मामीटर, डिपेंड करता है कौन सा थर्मामीटर है, कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेंज चेंज हो जाएगी। द रेंज ऑफ द थर्मामीटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ वाइडर बोर, ठीक है भाई, रेंज बढ़ाने के लिए आप चौड़ी कर दोगे कैपिलरी ट्यूब ताकि कम लेंथ कम कवर हो,
ये ऑपोजिट है सेंसिटिविटी के। जो थर्मोमीटर लेस सेंसिटिव होंगे ना उनकी रेंज बड़ी होगी, और जो हाई सेंसिटिव होंगे रेंज कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी राइज कर जाते हैं तो ज्यादा डिग्री मेजर नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, इस तरह रिलेशनशिप बनाओ बाय यूजिंग अ स्मॉलर बल्ब। एक मिनट जरा मैं इधर पॉज करूंगा 2 मिनट के लिए। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया कि हमने जो है रेंज बढ़ाने के लिए स्मॉलर बल्ब यूज किया। जो स्मॉलर बल्ब होगा तो देर से हीट अप होगा, देर से राइज करेगा, देर से राइज करेगा तो रेंज बढ़ जाएगी। और बाय यूजिंग अ लिक्विड और लो एक्सपेंशन, सारे उल्टे काम करने हैं जो लिनियरिटी में फायदे के थे उसके उल्टे यहाँ करना है। ठीक है, तो लो एक्सपेंशन में लिक्विड होगा तो देर से राइज करेगा। फिर आया था रिस्पॉन्सिवनेस, कौन सा थर्मोमीटर हाईली रिस्पॉन्सिव है? So it is the ability of a thermometer to respond quickly to register the changes in temperature. यहाँ लेंथ की बात रिलेटेड है लिनियरिटी से, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाए लिनियरिटी से। लिनियरिटी में ये लेंथ कौन ज्यादा कवर करता है, इसमें ये है कि लेंथ कवर जल्दी कौन करता है, ज्यादा से इंटरेस्ट नहीं, ज्यादा जल्दी से इंटरेस्टेड है कि भाई जल्दी रिकॉर्ड हो जाए। टाइम फैक्टर इसमें इम्पोर्टेंट है, उसमें लेंथ फैक्टर इम्पोर्टेंट है, टाइम इम्पोर्टेंट है। तो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ थर्मोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग अ ग्लास बल्ब ऑफ थिन सरफेस। तो ये बल्ब को ही थिन कर दो, जब बल्ब थिन कर दोगे तो हीट जल्दी चली जाएगी अंदर, मोटा गिलास होगा तो देर से जाएगी ना। बाय यूजिंग अ लिक्विड ऑफ हाई एक्सपेंसिबिलिटी, यहाँ लिक्विड हाई एक्सपेंसिबिलिटी का कर दोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन एक सेकंड एडवांटेज क्या हो जाएगा, जल्दी भी तो गर्म होगा। ठीक है, फिर आता है लिनियरिटी। लिनियरिटी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है, द इंक्रीज इन मर्करी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ थर्मामीटर। हम ये चेक करेंगे कि कोई थर्मामीटर जो है उसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ मर्करी या किसी भी लिक्विड की बात करेंगे, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है थर्मामीटर से, थर्मामीटर सॉरी टेम्परेचर से। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में 2 मिलीमीटर की लेंथ चेंज होगी तो 2 डिग्री में 4 की होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर में 6 की होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसा नहीं हो कि 1 डिग्री चेंज में 2 मिलीमीटर का चेंज आया, 2 डिग्री में 5 मिलीमीटर का चेंज आ गया, फिर तो नॉन लीनियर हो जाएगा ना, फिर हम थर्मामीटर का स्केल नहीं बना पाएंगे। स्केल हम बनाते हैं इस assumption पे है कि लीनियर स्केल है। ठीक है, थर्मामीटर का तो हम कहते हैं the increase in mercury length is directly proportional to the increase in temperature of a thermometer. This property of thermometer is called the linearity and its scale is said to be linear. The linear scale can be achieved by using a liquid which expands uniformly. ये जरूरी बात है, ऐसा लिक्विड हो जो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करे, जो हीट को यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करे। ऐसा ना हो कि भाई वो जो है कभी ज्यादा कर रहा है कभी कम कर रहा है, तो फिर वो आंसर गलत देगा ना। दूसरी बात, बाय यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर। कैपिलरी ट्यूब भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, यार कहीं नीचे से नैरो है ऊपर से वाइडर है। ठीक है, ये दोनों बातें बड़ी जरूरी है, तो यूनिफॉर्म बोर की होनी चाहिए कैपिलरी ट्यूब। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्लिनिकल थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसके अंदर जो है चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले शुरू में है एचजी बल्ब। एचजी इन बल्ब, मरकरी इन बल्ब, जो आगे बल्ब होता है ना थर्मामीटर का, वो ग्लास का होता है, उसके अंदर थर्मामीटर जमा हुई होती है। उसके बाद एक वी टाइप का बैंड आया हुआ है यहाँ पे, जिसको कॉन्स्ट्रक्शन कह रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, एक बैंड दे देते हैं ताकि जैसे हम कोई रीडिंग ले थर्मोमीटर से उसको रख दें तो वापस सारा जो लिक्विड है वो बल्ब में जाके जमा ना हो जाए, यहाँ बीच में ठहर जाए, ताकि दोबारा कोई रीडिंग लेने तो वापस राइज कर जाए। क्योंकि बल्ब में जमा होगा तो फिर टाइम लगेगा ना, दोबारा गर्म होगा दोबारा राइज करेगा, तो इसलिए इसको एक तरह का यहाँ बफर एरिया दे देते हैं। तीसरी आती है कैपिलरी ट्यूब, जो बिल्कुल बीच में जो ट्यूब है ना जिसके अंदर टेम्परेचर वो लिक्विड राइज कर रहा है, इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। बहुत थिन सी होती है ना, हेयर की थिकनेस जितनी होती है। और फोर्थ है स्टेम। स्टेम क्या है, थर्मामीटर की आउटसाइड जो ग्लास वॉल है ना जिसके ऊपर आपका टेम्परेचर स्केल प्रिंट हुआ हुआ है, वो स्टेम कहलाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है। बल्ब, इट इज मेड अप ऑफ थिन ग्लास फॉर रैपिड कंडक्शन ऑफ हीट, ताकि हीट कंडक्ट करे और राइज करे लिक्विड को। द बल्ब कंटेन्स मर्करी। Capillary tube, a tube which with narrow bore in which mercury rises on expansion. Its one end is closed and other is open in bulb. ठीक है भाई, कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, एक एंड क्लोज होता है और दूसरा राइज कर रहा होता है। तो लेफ्ट वाला एंड तो क्लोज होता है, राइट वाला राइज कर रहा होता है, उसके अंदर जो है मर्करी राइज कर जाती है। Construction, it is bend in capillary tube. It stops backward flow of mercury into bulb for a while. ठीक है, स्टेम क्या है, it is the outer case of thermometer normally made up of glass or plastic. It is often oval in shape to magnifying the reading. ये ओवल होता है ताकि आप उसको रीडिंग को रीड कर पाए। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर मरकरी को देख पाए और रीडिंग उसके सामने व्यू कर पाए, तो ये थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। देन स्केल, the temperature division mark on the stem
is the scale of the thermometer, यानी कि जिस पे प्रिंट हुआ हुए होते हैं डिग्रीज. The scale is limited from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade on a clinical thermometer. ठीक है, 35 से 37 तक होता है. 35 जो 98 97 होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और 100 37 38 समथिंग. लास्ट टॉपिक चैप्टर का है थर्मोकपल थर्मोमीटर, जिसके बारे में बताया था कि भाई थर्मोकपल थर्मोमीटर में हॉट जंक्शन होता है, कोल्ड जंक्शन होता है, उनमें मेटल वायर्स होते हैं. जो दोनों जंक्शन को वायर मिलाती है, वायर बी है जो आयरन की बनी हुई होती है, और जो वायर एक जंक्शन से मिली वोल्ट मीटर से कनेक्टेड होती है वो वायर ए होती है जो कि कॉपर की होती है. अलग अलग मेटल के रखते हैं ताकि सेंसिटिविटी चेंज हो उनकी. A thermocouple thermometer consists of two wires of different metals. The ends of wires are joined together to form the junction. One junction is kept at steady low temperature and other is at unknown high temperature. Due to temperature difference of two junctions, an EMF, यानी कि voltage, is set up. The value of EMF is measured with millivoltmeter and then converted to temperature scale. Millivoltmeter क्योंकि बहुत छोटा voltage generate हो रहा होता है, millivolts में हो रहा होता है. ठीक है, 10 millivolts, 5 millivolts. तो millivoltmeter के स्केल पे हम देख लेते हैं और हम ये इसका रिलेशनशिप बना देते हैं कि भाई कितना डिग्री चेंज में 1 डिग्री चेंज में कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है. इसमें भी हम वही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा वाला जो था ना, थीटा इक्वल्स टू L थीटा माइनस 0 अपॉन L 100 माइनस L 0. तो यहाँ पर फर्क क्या होगा, L थीटा माइनस 0 की जगह पे V थीटा माइनस V 0 अपॉन V 100 माइनस V 0 मल्टीप्लाई बाय 100 जरूरी नहीं है क्योंकि वहाँ 100 की डिग्रीज थी. यहाँ सवाल में हमें गिवन होगा कि टोटल वोल्टेज कितना है. हाँ, टोटल वोल्टेज कितनी है. ठीक है भाई. The advantages of thermocouple thermometer are it can measure a wide range of temperature from minus 200 degree centigrade to 1500 degree centigrade. तो इसमें तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि आपको बड़ी रेंज चाहिए हो तो फिर आप इसी पे जाते हो, नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी, और बहुत एक्यूरेट आंसर्स देता है क्योंकि ये पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्मली होता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ना. So it is highly responsive thermometer. It can measure rapid change in thermometer. Rapid change के लिए भी यूज होते हैं, बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं. It is very sensitive thermometer. Rapid change देते हैं तो ही तो rapid change देते हैं तो क्या होंगे, responsiveness हाई हुई, और sensitivity मतलब के वैल्यू राइज जल्दी कर रही है. ठीक है भाई, यहाँ तक ये हो गया हमारा चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी हम पढ़ते हैं कि भाई इसमें हम पढ़ेंगे कि थर्मल एनर्जी जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, इसके 3 मेथड होते हैं. पहला होता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन. कंडक्शन में ये होता है कि एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होती है थ्रू एनी मीडियम, एनी मेटल. ये ज्यादातर मेटल्स में होता है. ठीक है, मीडियम हो. ठीक है. कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होती है थ्रू लिक्विड और गैस. वो सॉलिड, कंडक्शन सॉलिड में होती है और लिक्विड और गैस से होती है कन्वेक्शन. और रेडिएशन जो है ना वो हीट ट्रांसफर करती है थ्रू वैक्यूम या एयर में भी कर सकती है, लेकिन इसकी सोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगी ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम से भी जा सकती हैं और मीडियम से भी जा सकती हैं. ठीक है, तो ये इसकी सोर्स होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. कंडक्शन को पढ़ते हैं. कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट मेनली थ्रू सॉलिड्स. When heat is supplied to one end of solid, then its molecule gain heat energy and vibrate vigorously. So the kinetic energy of vibrating molecules is passed to the neighboring molecule and so on. एक मॉलिक्यूल पे हीट आई, उसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, करते 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 दूसरा एंड तक हीट चली गई. इसकी वो एग्जांपल है कि अगर आप जो है कोई खाना गर्म कर रहे हो और चमचा आपने कहा उसमें रख दिया है पैन में और आपने छोड़ दिया उसको और स्पून रख दी, तो दूसरा एंड भी मेटल का, तो वो दूसरे एंड पे भी हीट आ चुकी है, हाथ लगाओगे आपका हाथ जल जाएगा. ठीक है. In this way, heat is transferred throughout the solid by vibration of molecules from one end to another. Convection में क्या है, convection में ये heat transfer होती है through liquid या air. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई पानी का वो है पतीला, पानी गर्म हो रहा है तो पानी के अंदर हीट ट्रांसफर होके एयर में, स्टीम में हीट कैसे जाती है, ये कन्वेक्शन है. कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स. फ्लूइड्स क्यों कहा, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों आए थे. When heat is supplied to a liquid, then liquid expands and becomes less dense. कॉन्सेप्ट क्या है, समझो आपने नीचे चूल्हा जलाया हुआ, आपने हीट सप्लाई की, सबसे लोअर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के उनको हीट मिलेगी वो एक्सपेंड होंगे, क्योंकि आपको पता है कोई को भी हीट देते हैं एक्सपेंड होता है. एक्सपेंड होने का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी उनकी कम हो जाएगी. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी तो लाइटर हो जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की सरफेस पर चले जाएंगे. फिर क्या होगा, फिर जो नीचे वाली सरफेस बाकी रह जाएंगे वो नीचे आएंगे. ठीक है, वो गर्म होंगे वो भी ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे वाले और ऊपर आएंगे, ऊपर वाले और नीचे आएंगे, वो गर्म होंगे वो चले जाएंगे. इस तरह करते करते एक साइकिल घूमता रहेगा, एक साइकिल बन जाएगा. उस साइकिल को हम कहेंगे कन्वेक्शन करंट. ठीक है,
कन्वेक्शन करंट जिसमें मॉलिक्यूल्स हीट लेते रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते रहेंगे, गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाते रहेंगे। ऊपर वाले ऊपर गर्म जब ऊपर जाएंगे तो वो इतनी हीट ले चुके होंगे कि वो सरफेस पर जाके गर्म रहेंगे और वो स्टीम बन जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमें जब लिक्विड को गैस में ट्रांसफर करना होता है तो हमें बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट एनर्जी देनी होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल को उससे ज्यादा हीट एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो गैस बन जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जिसको नहीं मिलेगी वो ऊपर जाके वापसी नीचे आ जाएगा, वापस गर्म होगा, वापस ऊपर जाएगा। तो इस तरह का कन्वेक्शन करंट हो गया, ये बनता गया और इसने हीट ट्रांसफर किया थ्रू द मीडियम ऑफ फ्लूइड्स। The less dense become rises upward and more dense liquid at the top sinks downwards. जो ऊपर होंगे वो dense होंगे, नीचे आ जाएंगे। Therefore, the cyclic process of liquid movement takes place due to density difference and heat is transferred throughout the liquid. Radiation में क्या होगा भाई? Radiation में the heat transfer mainly through vacuum. Vacuum में mainly होता है, जरूरी नहीं है, आपके मीडियम में भी हो सकती है। लेकिन सोर्स क्या होगी? सोर्स किसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, unlike conduction, convection radiation does not require any medium for heat transfer. Does not require, ऐसा नहीं है कि मीडियम से गुजर नहीं सकते, रिक्वायर नहीं, मीडियम नहीं हो तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे इसकी मेन एग्जांपल क्या है? सनलाइट। सनलाइट हमारे पास आती है, लाइट भी आती है, उसकी हीट भी आती है। ठीक है, बीच में वैक्यूम आता है ना स्पेस में। सो हीट इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मेनली इंफ्रारेड। ज्यादा इंफ्रारेड या माइक्रोवेव की फॉर्म में होती है जो कि टेंपरेचर बढ़ाती है। which do not require any medium. Example, heat energy from sun reaches to the earth by process of radiation. ठीक है भाई, सन से इंफ्रारेड भी आ रही होती है, अल्ट्रावायलेट भी आ रही होती है। ठीक है, अब आपके एक्सपेरिमेंट से डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कहता है टू इन्वेस्टिगेट द थर्मल कंडक्शन थ्रू डिफरेंट सॉलिड्स। आपने क्या किया भाई? आपने 4 रॉड्स डाली, 4 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल पुट इन द सेम साइज, coated with wax and inserted in a metal tank. Pour the boiling water into the tank so that the ends of rods are submerged. आपने क्या किया? आधा हिस्सा जो है वो टैंक में रखा, उसमें गर्म पानी डाला, गर्म पानी से हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू दूसरे एंड तक आई, दूसरे एंड पे आपने वैक्स लगा दिया। वैक्स लगाया तो वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हुई है। आप देख लोगे कि भाई जिसकी वैक्स जल्दी मेल्ट करेगी आप बोलोगे वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो द लेवल टू विच वैक्स मेल्ट्स ऑन डिफरेंट रॉड्स डिटरमाइन द कंडक्शन रेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, experiment number 2 to demonstrate that water is a poor conductor of heat. Water is a poor conductor of heat. कैसे demonstrate करोगे? Place the ice cube at the bottom of the test tube. ठीक है, टेस्ट ट्यूब के आखिर में आपने आइस क्यूब रख दी, उसके ऊपर एक गॉज लगा दिए, वायर मेटल गॉज लगा दिए ताकि आइस ऊपर ना चली जाए फ्लोट करते करते। ठीक है, वाटर टेस्ट ट्यूब which is filled with water, cover the ice cube with wire gauze. वाटर को क्यों आपने वायर कंडक्टर कहा? कि वाटर देर से एनर्जी हीट कंडक्ट करता है बने हुए इसके मेटल के। ठीक है, क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड है ना। वायर गॉज लगा दिया so that ice cube may not float. Heat the test tube at the upper end. टेस्ट ट्यूब को हीट आपने लोअर एंड से नहीं करना, जहां आइस है वहां से नहीं करना, सेंटर से करना। ठीक है, ताकि वाटर गर्म हो। It has been observed that the water boils at the top, but ice does not melt at the bottom. It shows that water is a poor conductor of heat. ठीक है, आपने क्या किया कि वाटर पे जो हीट किया तो वाटर ने थ्रू आउट द लिक्विड हीट नहीं भेजी, उसने से ऊपर ही किए मॉलिक्यूल, नीचे वाले को हीट दी नहीं। ठीक है, वरना अगर आप नीचे हीट लगाते तो कंडक्शन के थ्रू आइस जल्दी हीट लेती ना। कन्वेक्शन थ्रू द लिक्विड। Fill the flask with water. एक फ्लास्क में वाटर डाला, keep few crystals of potassium permanganate KMnO4. पोटेशियम परमैंगनेट पर्पलिश कलर के क्रिस्टल्स होते हैं at the bottom of the flask. Heat the flask from bottom. फ्लास्क के नीचे से आपने बर्नर से हीट किया। The water at the bottom being less dense rises upwards. ठीक है, नीचे वाले लेस डेंस को ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया, इस तरह कन्वेक्शन करंट घूमता गया along with the crystals of KMnO4. The purple streaks moving upwards and then downwards are observed in the flask, which shows the presence of convection current. पानी में तो आप नहीं देख सकते, यहाँ पे आपने कलर्ड क्रिस्टल डाल दी तो क्रिस्टल घूमते जाएंगे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल घूमते जाएंगे क्रिस्टल्स भी उसके साथ घूमते जाएंगे, तो आपको कन्वेक्शन करंट नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है डेमोंस्ट्रेट द कन्वेक्शन थ्रू एयर। कीप द बर्निंग कैंडल एट द बॉटम ऑफ द चिमनी ए। चिमनी ए है, चिमनी लेफ्ट पे चिमनी ए, राइट पे चिमनी बी है। ठीक है, keep the burning candle at the bottom of chimney A and a smoldering paper at the top of chimney B. चिमनी बी के ऊपर हमने स्मोल्डरिंग पेपर रखा है, जिस ये क्या होता है, जिसको हीट बनती है तो ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, the hot air above the candle rises upward and more dense air along with smoke enters the chimney B and travels towards chimney A.
इस तरह से क्या हो रहा है कि हीट ऊपर जा रही है घूमते हुए चिमनी बीच होते हुए वापस ए की तरफ आ रही है, ठीक है। तो द पाथ ऑफ स्मोक इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द कन्वेक्शन करंट। जो चिमनी पे आपने ट्रेसेस देखे होंगे तो वो ट्रेसेस कुछ इस तरह होंगे कि वो लेफ्ट साइड से ब्लैक होना शुरू होगी और राइट साइड में स्मोल्डरिंग पेपर ब्लैक होता जाएगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वो है आपकी हीट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। To demonstrate that the black surface absorb more infrared radiation than white, ये एक बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको आप क्वेश्चन में भी देखेंगे कि ब्लैक सरफेस कोई भी होगी ना वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगी और ज्यादा रेडिएट भी करेगी। गाड़ियों में देखे जिसका गाड़ी का कलर ब्लैक होता है जब गर्मियां होती वही ना, कपड़ों का देख लो तुम, हम सर्दियों में डार्क कलर्स क्यों पहनते हैं ताकि हमें हीट ज्यादा मिले, एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। व्हाइट कलर क्या करता है, व्हाइट कलर हीट एब्जॉर्ब भी कम करता है और रेडिएट भी कम करता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या लिया आपने भाई, आपने कहा कि टेक टू मेटल प्लेट्स ऑफ सेम साइज, वन इज डल ब्लैक, अदर वन इज स्मूथ शाइनिंग, स्टिक कॉक विद वैक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। दोनों साइड पे कॉक लगाए, रबड़ कॉक के बीच में आपने पहले वैक्स लगाई फिर कॉक लगाया, ठीक है। अब आपने इनको हीट करना शुरू कर दिया, आपने हीट किया तो जो कॉक पहले गिरेगा उसका मतलब उसने हीट ज्यादा ली, तो आप देखोगे ब्लैक सरफेस का कॉक जल्दी गिर जाएगा, उसकी वैक्स जल्दी मेल्ट हो जाएगी क्योंकि उसने हीट ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब की है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कहता है डेमोंस्ट्रेट द ब्लैक सरफेस इमिट्स मोर, अब इमिशन के ऊपर, पहले एब्जॉर्प्शन के ऊपर बात आई, अब इमिशन के ऊपर आएगी। इमिट मोर इंफ्रारेड रेडिएशन देन लाइट, सो टेक अ मेटल टैंक एंड फिल इट विद हॉट वाटर। एक मेटल टैंक में आपने हॉट वाटर डाल दिया, मेक वन साइड ऑफ द कंटेनर डल ब्लैक, ठीक है। कंटेनर का एक साइड जो आपने डल ब्लैक कर दिया एंड अदर शाइनी व्हाइट, अदर साइड को आपने शाइनी व्हाइट कर दिया, ठीक है। कीप टू मेटल प्लेट्स होल्डिंग वैक्स एंड कॉक एट इक्वल डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपने जो है वो दो मेटल प्लेट्स पे कॉक लगा दिए वैक्स के साथ, वही काम किया। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द वैक्स मेल्ट्स अर्लियर एंड कॉक फॉल्स डाउन फ्रॉम द प्लेट फेसिंग द ब्लैक साइड ऑफ टैंक। अब टैंक की जो व्हाइट साइड है उसके सामने वाला जो प्लेट है उसमें से कॉक नहीं गिर रहा, जबकि ब्लैक साइड जो टैंक की है उसके साथ जो कॉक के साथ वैक्स है उसमें से गिर रहा है, क्योंकि हीट वहां से जल्दी निकलेगी ना, ठीक है, तो वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, याद समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन के ऊपर हम बात करते हैं गुड कंडक्टर्स, द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट हीट इजीली, एग्जांपल ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। जितने मेटल हैं गुड कंडक्टर हैं। यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स आर कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक केटल्स, सॉसपैन्स, बॉयलर एक्सेट्रा मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ताकि वो जल्दी हीट कंडक्ट करें और जल्दी खाने पक जाए हमारे। अगर प्लास्टिक में मेल्ट करेंगे तो बैटरी खुद ही मेल्ट हो जाएगा ना, या ग्लास में करेंगे तो इतनी देर से गर्म होगा। Mercury a good conductor of heat is used in thermometer. Thermometer mercury use करते हैं, good conductor है. Soldering irons rods are made up of iron with tip of copper, as copper is much better conductor of heat than iron. Soldering iron देखें कभी आपने देखा हो, टीवी वाले या जो सर्किट बोर्ड पे टेक्नीशियन काम करते हैं उनके हाथ में रॉड सी होती है, गरम रॉड होती है, उससे वो बना रहे होते हैं, पिघाल रहे होते हैं बोर्ड को, हाँ बिल्कुल जुड़ जाता है। तो उसकी जो वैसे रॉड होती है ना वो पीछे से तो वो आयरन की होती है, लेकिन जो उसकी बिल्कुल टिप होती है ना कॉर्नर वाली जहाँ जिसको टच कर रहे होते हैं वो कॉपर की होती है, तो वो ज्यादा जल्दी हीट अप होती है, इसलिए वो लोग उसको कॉपर का बना के रखते हैं। फिर बैड कंडक्टर्स, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर एंड मटेरियल कंटेनिंग ट्रैप्ड एयर लाइक वुल, फाइबर एक्सेट्रा, ठीक है, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स आर हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर, जैसे कि कोई कुकिंग यूटेंसिल कोई चमचा है उसकी दूसरी साइड जो है उसको हम प्लास्टिक से बनाते हैं, कवर करते हैं, कोई हाथ ना चले ना। फाइबर ग्लास एंड पॉलीस्टीरीन फोम व्हिच ट्रैप एयर आर यूज्ड इन द वॉल्स ऑफ हाउस एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड इंसुलेटर्स। इनके जो बहुत सर्द इलाके होते हैं ना जैसे कनाडा वगैरह, वहां पर क्या करते हैं घरों की वॉल्स के बीच में जो है फाइबर और पॉलीस्टीरीन के मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो हीट को अंदर ना आने दे, अंदर की हीट अंदर रखे, बाहर की बाहर रहने दे। रेफ्रिजरेटर्स की जो बॉडी होती है प्लास्टिक बॉडी, उसके बिटवीन जो है अंदर की तरफ आप थर्मोकोल और फाइबर्स लगाते हैं ताकि वो हीट जो है अंदर की ठंडक जो है बाहर हवा में ना जाए और बाहर की गर्मी अंदर ना आए। Birds have feathers and animals like cats or polar bears have fur to trap the air which act as insulator. Birds क्या करते हैं सर्दियों में अपने जो है फिंग्स बंद कर लेते हैं ताकि एयर अंदर रह जाए और गर्म हो जाए वो लोग। इसी तरह पोलर बियर्स हैं, कैट्स हैं, सब अपने फर्स के अंदर हीट ट्रैप कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की बड़ी मेजर एप्लीकेशन है कंडक्शन की देखनी। इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? सर मतलब कैसे क्या कहते हैं, मतलब समझा नहीं। तो समंदर पे हम जाते हैं,
तो सर्दियों में हवा तेज मतलब कि गर्म हवा चलती है या दिन में, और सॉरी रात में गर्म हवा चलती है, दिन में ठंडी हवा चलती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? वो क्या कहते हैं, क्योंकि दिन में जब जैसे कराची है, अब वो वाटर राइज करता है और क्रिएट होता है, तो वो गर्मी क्रिएट करता है, मतलब दिन में गर्मी क्रिएट करता है, रात में क्या कहते हैं हीट नहीं होती इतनी सन की वजह से, तो रात में ठंडा मौसम रहता है। थोड़ा सा तुम रिलेटेबल बता, लेकिन मैं इसका साइकिल समझाता हूँ, ठीक है? ड्यूरिंग डे हॉट एयर अबव द लैंड एक्सपेंड्स, ठीक है? दिन के टाइम क्या होता है, सूरज की गर्मी पड़ती है, लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो एक्सपेंड हो जाती है एंड बिकम लेस डेंस एंड राइजेस अपवर्ड्स, ठीक है? लेस डेंस होती है, ऊपर हो जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी बीइंग मोर डेंस मूव टुवर्ड्स द लैंड कॉल्ड एज सी ब्रीज। क्या होता है भाई, दिन के टाइम पे अगर आप समंदर के किनारे जाओ तो लैंड में क्या होता है, आप सी की तरफ नहीं जाओ, लैंड की तरफ रहो। जो लैंड में क्या होगा, दिन के टाइम धूप लगेगी, गर्मी में आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि आपकी जो है एयर जो है वो हॉट हो जाती है, फिर वो डेंस होती है और वो राइज कर जाती है अपवर्ड। लेकिन अगर आप समंदर के करीब जाओ तो क्या होता है कि जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो समंदर की जो हवा, समंदर के करीब जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मोर डेंस होती है, ठीक है, वो नीचे रह जाती है। तो इसलिए आप गर्मियों में समुद्र के किनारे जाते हो ताकि आपको ठंडी हवा मिले, ठीक है? तो द कूल एयर फ्रॉम सी बीइंग मोर डेंस मूव टुवर्ड्स लैंड कॉल्ड एज सी ब्रीज। फिर वो एट नाइट, रात में उल्टा हुआ था काम, एट नाइट रिवर्स प्रोसेस occurs, दैट इज मोर डेंस एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स सी कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। रात को क्या होता है, रात को जो है वो सी की तरफ हवा चलने लगती है। अगर आपको सी साइड जाना हो ना तो आप जो है रात के टाइम जाते हैं, सर्दियों गर्मियों में, सर्दियों में नहीं जाते, गर्मियों में जाते हैं, क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना वो सारी जो है आपकी रात को डिफ्यूज हो जाती है, और जो है रिवर्स प्रोसेस अकर होता है, क्योंकि आपकी मोर डेंस एयर होती है वो घूम जाती है कहाँ पर, लैंड की तरफ, सही है? द कूल एयर प्रोड्यूस बाय एसी, एसी से जो ठंडी हवा बनती है, ठीक है, एसी जो आपने घर में लगाया हुआ है वो क्या करता है, अंदर की हवा को ठंडा करता है, बाहर हीट फेंकता है। तो कूल एयर प्रोड्यूस बाय एसी बीइंग मोर डेंस सिंक डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आती है वो। कभी देखा होगा एसी के ऊपर की तरफ भी तो जोर से प्रेशर आ रहा होता है, कभी एड्स में देखा एसी के तो दिखा रहा था कि हवा नीचे की तरफ जा रही है, तो क्योंकि डेंस होती है नीचे की तरफ आ जाती है। सिंक डाउनवर्ड, वार्म एयर बीइंग लेस डेंस इन द रूम राइजेस अपवर्ड, बाहर चली जाती है ऊपर होके। The warm air is cooled by AC and recirculated producing convection current. AC क्या करता है, गर्म हवा को लेता है, उसका टेम्परेचर चेंज करता है, उसको फिर अंदर फेंकता है। तो ये रोटेशन ऑफ साइकिल जो कन्वेक्शन है, ये भी एप्लीकेशन कन्वेक्शन है। The heating coil of an electric kettle is placed at the top of the kettle. ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक केटल का जो हीटिंग कॉइल है आपने टॉप पे रख दिया, ठीक है। द वाटर एट द बॉटम इज हीटेड एंड बिकम लेस डेंस राइज अपवर्ड्स, द कूल वाटर एट द टॉप सिंक्स डाउनवर्ड प्रोड्यूस कन्वेक्शन करंट। वही वाली बात है कि आपने हीटिंग कॉइल से पानी गर्म किया है तो वो कन्वेक्शन करंट बनाएगा, नीचे का पानी गर्म होगा, ऊपर आएगा, ऊपर का ठंडा नीचे जाके गर्म होगा, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन और रेडिएशन। रेडिएशन की एप्लीकेशन क्या है भाई, शाइनी टी पॉट और ग्रीन हाउस में। शाइनी टी पॉट जो थर्मस होता है चाय का, उसको क्या करता है, शाइनी टी पॉट्स कैन कीप द टीम वार्म फॉर लॉन्गर पीरियड देन ब्लैक टी पॉट्स एज अ शाइनी सरफेस ऑफ बैड एमिटर हीट रेडिएशन। आपने देखा होगा जो थर्मस होता है उसका इंटरनल सरफेस जो है फुल चमकदार होती है, सिल्वर होती है, ठीक है, उसलिए रखते हैं ताकि हीट जो है वो अंदर ही रहे। क्यों? क्यों? बैड रिफ्लेक्टर होता है ना वो हीट के, अगर वहां पर हीट आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना। अगर ब्लैक रख दोगे तो हीट का रिफ्लेक्टर हाई रिफ्लेक्टर होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये एब्जॉर्ब भी कम करता है शाइनी सरफेस, तो अंदर से हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो बाहर भेजेगा कैसे। फिर ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में क्या होता है, रेडिएशन फ्रॉम सन पासेस थ्रू द ग्लास वॉल ऑफ द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का एक ग्लास वॉल बनाते हैं प्लांट्स के साथ, तो वो अंदर जो है यूवी रेडिएशन जो आती है सनलाइट की वो अंदर ट्रैप कर लेता है, वापस नहीं जाने देता, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। So radiation from sun passes through the glass walls and glass roof of the greenhouse. The radiations are absorbed by the soil and the plants. Plants consume करते हैं उसको. The radiation emitted by the content of greenhouse are being weaker, are unable to escape from the greenhouse. This causes the temperature inside the greenhouse to rise, which is a good for growth of plants. आप इस तरह का अंदर से सरफेस रखते हैं कि रेडिएशन ऊपर से अंदर आ जाए लेकिन बाहर इमिट ना हो पाए, तो आप इसको रोक लेते हैं और अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है खुद ब खुद। अब वैक्यूम फ्लास्क की बात करते हैं, क्योंकि थर्मस ये है, इसको वैक्यूम फ्लास्क का नाम दिया है। वैक्यूम फ्लास्क कोई भी जरूरी नहीं चाहेगा थर्मस में हो, लेकिन कोई भी ऐसा फ्लास्क हो जो होता है ना, एयर टाइट बॉक्सेस कहते हैं इसको, एयर टाइट फ्लास्क, उसको इस तरह वैक्यूम फ्लास्क कह सकते हैं। वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस द हीट लॉसेस बाय 4 वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन, चार होते हैं इसके अंदर। तीन हीट के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, चौथा इवेपोरेशन का।
इसके अंदर क्या है, ऊपर प्लास्टिक कैप है, उसके बाद एक होलो प्लास्टिक स्टॉपर है जो एयर को ट्रैप करके रखता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद सिल्वर सरफेस अंदर की इंटरनल हॉट लिक्विड इसके अंदर, और कॉक टू होल्ड द फ्लास्क इन प्लेस, साइडों में कॉर्क लगे होते हैं बाहर की तरफ ताकि वो गिरे नहीं। The heat loss by conduction is minimized by vacuum. वैक्यूम हो गया तो हीट कंडक्शन कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों वैक्यूम से नहीं होता, तो रेडिएशन वैक्यूम से हो सकती है। तो पहली बात तो ये खत्म हो गई कि कंडक्शन भी नहीं होगी और कन्वेक्शन भी नहीं होगी, प्लास्टिक स्टॉपर और उसकी वजह से, वैक्यूम की वजह से, ठीक है। प्लास्टिक स्टॉपर टाइट कर दिया हमने तो एयर लॉक हो गई ना, एयर लॉक हो तो वैक्यूम हो गया। हीट लॉस बाय कन्वेक्शन इज मिनिमाइज्ड बाय वैक्यूम एंड प्लास्टिक स्टॉपर। थर्ड, द हीट लॉस बाय रेडिएशन इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द पॉलिशिंग वॉल्स ऑफ ग्लास सिल्वर, ठीक है। अंदर की जो सरफेस हम सिल्वर रखते हैं उससे हमने रेडिएशन का मेथड भी रिड्यूस कर दिया, यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन भी कम हो जाएगी क्योंकि सिल्वर सरफेस है, रेडिएट होगी नहीं हीट, ठीक है। द हीट लॉस बाय इवेपोरेशन इज मिनिमाइज्ड बाय प्लास्टिक स्टॉपर एंड प्लास्टिक कप। ये क्यों करते हैं, प्लास्टिक स्टॉपर कब से लगाते हैं ताकि अंदर से कोई हीट अंदर ना आए, नहीं आएगी तो इवेपोरेशन होगी नहीं, ठीक है भाई। हीट ट्रांसफर इन और फ्रॉम अ रूम बिल्डिंग, देख लो कितना heat transfer through a from a building, transferred from a building से heat transfer का मोड देखते हैं कैसे होता है। The heat transfer from a building is conducted outside by the walls and roof due to the vibration of atom molecule which produces energies to the surrounding। हम कहते हैं भाई किसी कमरे से या किसी बिल्डिंग से हीट बाहर कैसे जाती है, या तो वॉल से जाती है या तो रूफ से जाती है, क्योंकि उनके जो एटम और मॉलिक्यूल हैं वो हीट एनर्जी लेते हैं, वाइब्रेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं और हीट बाहर ट्रांसफर करते हैं कंडक्शन से, क्योंकि सॉलिड होंगे, ठीक है। और अगर वहां पे इंसुलेटर डाल दिया तो हीट ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। The heat energy from the roof is lost by convection, क्योंकि भाई वहां पर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन से क्यों हुआ, क्योंकि रूम में एयर है। सर आपने ये वाला नहीं पढ़ा, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू बिल्डिंग और रूम वाला, इसके ऊपर वाला नहीं पढ़ा। अच्छा सॉरी पहले ये पढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर इन और फ्रॉम अ रूम और बिल्डिंग, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू बिल्डिंग और रूम। अभी अंदर की बात कर रहे हैं, बाद में बाहर की करेंगे। बाय कंडक्शन थ्रू वॉल्स और रूफ से और वॉल से हीट अंदर आ सकती है। The atom molecule of wall and roof gain heat energy and pass on to the neighboring atoms so on till the heat is conducted inside। वही मेथड है जैसे बाहर जाने का मेथड है, वही अंदर आने का मेथड है कि मॉलिक्यूल्स आपस में हीट ट्रांसफर करेंगे। The heat radiations can pass into building through the glass windows, विंडोज से भी आ सकती है, विंडोज से आ सकती है, विंडोज की साइड में लीकेज है, विंडोज ग्लास है वो खुद गर्म होगी फिर अंदर हीट जाएगी, लेकिन स्लोअर प्रोसेस है वो, क्योंकि विंडोज जो है वो कंडक्टर नहीं होती, इंसुलेटर होती है ना, तो देर से हीट आएगी। The hot roof and wall emits infrared radiation into the room which keeps the room warm। क्यों, क्योंकि हॉट रूफ वॉल पे आपको सनलाइट पड़ती है, सनलाइट इंफ्रारेड देती है, तो आपकी जो वॉल्स होंगी, जो आपकी रूफ होंगी, वो स्लो आराम से हीट ट्रांसफर करेंगी और अंदर भेजेंगी, सही है। क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है तो इसलिए देर से भेजेंगे, अगर कंडक्टर होती तो पूरा घर रूम जो है बिल्कुल ही तंदूर जैसा होता ना, स्लो हीट ट्रांसफर करती है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ बिल्डिंग, वही तरीका है जो इनटू द बिल्डिंग का है। Heat from the building is conducted outside by walls and roof due to vibration of atom or molecules which loses energy to the surrounding। अच्छा, the heat energy from roof is lost by convection। Roof से convection के through heat की loss होती है, that is air comes in contact with the roof, become hot and rises upward। जो रूम के अंदर हवा है वो जब गर्म होगी रूम में किसी भी वजह से, किसी भी हीट सोर्स की वजह से, तो वो लेस डेंस होकर ऊपर जाएगी, वॉल पे जाएगी, वॉल से बाहर जाएगी कंडक्शन के थ्रू। पहले कन्वेक्शन होगा फिर वॉल के थ्रू कंडक्शन होगी। The roof being hotter than surroundings emit infrared radiation and loses energy। जाहिर है सराउंडिंग अगर ठंडी है और रूफ गर्म है तो रूफ एनर्जी बाहर देगी, और अगर सराउंडिंग गर्म है तो फिर हीट अंदर आएगी। तो हमने पढ़ा है ना कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 6-7 पॉइंट से अक्सर आते हैं पेपर में पूछने के लिए कि भाई थर्मल इंसुलेशन बिल्डिंग की कैसे प्रोवाइड की जाती है। सो द हीट एनर्जी लॉस फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये 6-7 मेथड है जिसको आप यूज करते हुए हीट के लॉस को किसी बिल्डिंग से किसी बिल्डिंग के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिटिंग कारपेट्स ऑन द फ्लोर, कारपेट लगा लो कि कारपेट एक ज्यादा बड़ा इंसुलेटर है, वो हीट को प्रिजर्व करेगा। इंसुलेटिंग द रूफ, रूफ पे आप इंसुलेटिंग लगा लो, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा लो, कोई भी पेपर लगा लो, ठीक है, कोई कैविटी वॉल्स लगा लो, थर्ड आई कैविटी वॉल्स, जिप्सम की कैविटीज होती है मोटी, देखा होगा चौक की तरह का मटेरियल होता है, पहले जमाने में होता था, अब थोड़ा कम होता है, ठीक है। मोटी दीवार बना लो, बेस बड़ी लगा लो, ज्यादा हैवी पेंट लगा लो। यूजिंग वुडन फ्लोर्स, वुडन फ्लोर लगा लो, वुडन फ्लोर हीट कम कंडक्ट करती है।
ठीक है। पेंटिंग वॉल्स एंड रूफ पेंट वाइट, मैंने बताया कि भाई पेंट कर दो, हाँ व्हाइट कलर लगाओगे तो वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, रेडिएट भी नहीं करता। यूजिंग डबल ग्लेज विंडोज, विंडोज एक होती है प्लेन विंडो, प्लेन ग्लास विंडो ट्रांसपेरेंट, एक डबल ग्लेज होती है, उनमें ग्लेज पेपर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल पेपर होते हैं जो कि क्या करते हैं, हीट ओपैक होते हैं, वो ओपैक होते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट को रिटर्न बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। यूजिंग फाइबर ग्लास एंड पॉलिस्टीन इन वॉल्स एंड रूफ, जो मैंने फिर इसका बताया था कि फाइबर ग्लास और पॉलिस्टीन ये मोटे ग्लास होते हैं, ये एक तरह का इंसुलेशन में काम करते हैं। इनको अगर आप वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हो बीच में लगा लो, फिर वॉल्स की बेस और कलर लगाओ ना, तो ये हीट को रोक के रखेंगे, अंदर बाहर से अंदर नहीं आने देंगे और अंदर से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई पूरे 2 चैप्टर आज के थर्मल की कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम थर्मल का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।